Hi everyone. Now I am going to start class 11th and we have started chapter 2nd of class 11th, that is atomic structure. Okay, so this chapter was started with the saying of Dalton. He said every matter in this world is made up of atom. इस दुनिया में हर चीज फाइनली एटम्स की बनी होती है और इस एटम से छोटी चीज कोई होती ही नहीं, मीन्स एटम इज इनडिविजिबल. बट जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया. पंगे लेते रहते हैं ये साइंटिस्ट जो है. उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जो ग्लास की बनी हुई थी, उसमें गैस फिल करी, कैथोड और एनोड दो रॉड्स ले ली और इसके पीछे की जो सरफेस थी उसको जिंक सल्फाइड से उन्होंने कोट कर दिया. जिंक सल्फाइड से कोटिंग का ये फायदा होता है उसके ऊपर कोई पार्टिकल जब स्ट्राइक करेगा तो वो ग्लो करेगी. और जैसे ही उसने 10,000 वोल्ट पास किया एट वेरी लो प्रेशर 10 टू द पावर -4 mm ऑफ Hg पे, व्हाट डिड ही नोटिस कि कैथोड में से कुछ निकला है और वो एनोड के पीछे की जो दीवार थी उसको ग्लो प्रोड्यूस कर दिया. इट इंडिकेटेड कि कैथोड में से कुछ रेज निकली हैं. इनको हमने क्या कह दिया? कैथोड रेज कह दिया. इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट है. फिर उसको लगा अच्छा निकली तो है रेज, अब इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है. जब उसने करेक्टरिस्टिक पता लगाने की कोशिश करी तो इट केम टू नो कि दीज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं. ये कैसे पता चला? जब रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया तो उसकी शेडो कास्ट हुई. इससे इंडिकेट होता है कि ये बेंड नहीं करती, ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं. इनका पार्टिकल नेचर है. पार्टिकल नेचर कैसे पता चला? रास्ते में एक ना छोटा सा व्हील रख दिया, वो रोटेट होना शुरू हो गया. इट इंडिकेटेड कि इनका पार्टिकल नेचर है और इनकी हाई आयोनाइजिंग पावर होती है, मींस एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा होती है. और पता चला कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? दे पोजेस नेगेटिव चार्ज. ये नेगेटिव चार्ज की बनी होती है. हाउ, कैसे पता चला? यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, मींस एक प्लस और माइनस की प्लेट लगा दी इस डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों तरफ. हमने नोटिस किया कि रेडिएशंस पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई हैं. इट इंडिकेटेड कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. फिर मुलिकन ने इनके ऊपर चार्ज निकाला. किस पे? इन्हीं रेडिएशंस पे जिसकी ये बनी होती है पार्टिकल की कैथोड रेज, उनके ऊपर चार्ज निकाला. इट केम आउट टू बी -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. फिर थॉमसन ने खुद चार्ज बाय मास का रेशो निकाला इन्हीं पार्टिकल्स का. इट केम आउट टू बी 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर किलोग्राम. देन थॉमसन नोटिस कि बड़ा आसान है ये, तो E/E/m कर दो तो मास निकल आएगा. उसने इसको इससे डिवाइड कर दिया. डिवाइड किया तो मास केम आउट टू बी 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम. अब उसके बाद इसको ये आइडिया आया, ओके ये तो मैंने एयर के साथ किया. देन ही रिपीटेड द सेम एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट गैसेस. जब डिफरेंट गैसेस के साथ ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया तो उसने क्या नोटिस किया? एवरी टाइम चार्ज और मास वही आया जो पहले आया था, मीन्स चार्ज एंड मास वाज सेम एज कैलकुलेटेड अर्लियर. तो इससे थॉमसन को आइडिया लग गया कि दुनिया के सारे एटम्स में ये पाया जाता है और इसका नाम उसने रखा था नेगेट्रॉन. उसने इसका नाम नेगेट्रॉन रखा था. इसका एक फ्रेंड है स्टोने. स्टोने कहता है यार मुझे नाम नहीं पसंद आया, नाम कुछ अच्छा रख. तो उसने जो नाम रखा था वो इलेक्ट्रॉन रखा था. डिस्कवरी किसने की इलेक्ट्रॉन की? थॉमसन ने. और नामकरण संस्कार किसने किया? स्टोने ने. तो फाइनली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल. फंडामेंटल पार्टिकल. अब ये फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिसके बिना एटम बनता ही नहीं है. फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल द एटम्स हुज चार्ज इज 1 नेगेटिव इक्वल टू 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट कहते हैं. नेगेटिव यूनिट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम एंड मास इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम. दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. चलो अब थॉमसन ने बोला कि डल्टन भाई साहब आपने बोला था कि इलेक्ट्रॉन को एटम को हम तोड़ नहीं सकते, लो मैंने तोड़ दिया तुम्हारे एटम को, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. ओके, तो अगर जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कहाँ से निकले हैं,
ये दो जगह से निकलते हैं। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज? कैथोड रेज जन्म कहाँ से लेती हैं? एक तो जो अंदर गैस पड़ी है उसकी आयोनाइजेशन से, मीन्स जब इतनी हाई वोल्टेज पास करोगे तो अंदर जो एटम्स पड़े हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, मीन्स उनका जो आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर निकल जाता है। एक बात। दूसरी बात, कैथोड रेज कैथोड में से भी जनरेट होती हैं। सो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज? एक कैथोड इटसेल्फ कैथोड से भी होती है एंड बाय आयोनाइजेशन ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, तो इनका ओरिजिन उन वहां से होता है ये। वेल, Dalton said every matter is made up of atom which is indivisible, cannot be broken further. But J.J. Thomson did this experiment in discharge tube. He took gas and passed 10,000 voltage at 10 to the power minus 4 mm of Hg. Then cathode rays originated from cathode. They possesses the following characteristics. These travel in straight line. They have particle nature, high ionizing power they possess lots of energy, they possess negative charge, and when the same experiment was repeated with different gases, then every time charge and mass came out to be same. That was charge was minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and mass came out to be 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram. Well, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। एटम तो न्यूट्रल होता है ऑन दी होल। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई मींस नेगेटिव चार्ज, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि एटम अगर न्यूट्रल है, नेगेटिव थॉमसन ने डिस्कवर करा है, तो पॉजिटिव भी होगा। तो अब डिस्कवरी किसकी हुई? प्रोटॉन की। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम एनोड रेज भी कहते हैं और इसको हम कैनाल रेज भी कहते हैं, राइट? प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने क्या किया? वैसे लेट मी टेल यू, प्रोटॉन पहले डिस्कवर हुआ था, मींस इसने एक्सपेरिमेंट पहले किया था, बाद में इसको कनेक्ट किया गया। वेल, गोल्डस्टीन ने क्या किया? सेम डिस्चार्ज ट्यूब ली। अब उसने क्या किया? परफोरेटेड कैथोड ले ली। परफोरेटेड कैथोड का मतलब होता है उसमें जैसे कैथोड है ना, इसमें ड्रिल करके ना इसके अंदर होल्स कर दो, छेद वाली। परफोरेटेड कैथोड ली और इसने भी गैस ली, यहाँ पे सेम एक्सपेरिमेंट किया उसने भी। अब की बार उसने क्या देखा कि एनोड में से भी रेज निकल रही हैं, मींस इस साइड, एनोड में से नहीं निकल रही, इस साइड से निकल रही हैं। कैथोड के पीछे वाली दीवार ग्लो करने लग गई। इसका नाम रख दिया एनोड रेज और प्रोटॉन रेज। फिर इसका करेक्टरिस्टिक निकाला गया इसी की तरह। पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इनकी भी हाई आयोनाइजिंग पावर होती है। लेकिन जब इन जो एनोड रेज हैं उनका जब चार्ज निकाला गया, वो मास निकाला गया, वो एवरी टाइम डिफरेंट आया, डिफरेंट गैस के साथ डिफरेंट आता था। अब उनको लगा कि ये कैसे अलग अलग गैस में अलग अलग क्यों आ रहा है चार्ज और मास? तो फिर गोल्डस्टीन को आइडिया आया। ही सेड सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और गैस कौन है? हाइड्रोजन। अब उसको लगा सबसे पहले मैं हाइड्रोजन के साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ। उसने हाइड्रोजन का एक्सपेरिमेंट किया। हाइड्रोजन के केस में जो एनोड रेज थी उनका चार्ज आया प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम और मास आया 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 किलोग्राम। जब उसने बाकी गैसेस में चार्ज और मास को देखा तो उसने क्या नोटिस किया कि उनका चार्ज और मास इसका मल्टीपल था। तो उसको आइडिया आ गया कि हाइड्रोजन जब हम गैस लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड रेज की डिस्कवरी के टाइम, उस टाइम जो पार्टिकल निकलता है एनोड की तरफ से आता हुआ लगता है, उसी को हमने नाम दे दिया प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। अच्छा, प्रोटॉन का ओरिजिन क्या है? सिंपल सी बात है, एनोड में से तो निकलता नहीं है ये। दिस इज जो ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ प्रोटॉन और एनोड रेज, ये एनोड में से नहीं होता। इट इज ओनली बाय द आयोनाइजेशन ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब।
इट मीन्स डिफरेंट गैसेस का चार्ज और मास अलग अलग आएगा, बट कैथोड रेज में सेम आता था। देखो, मैं चाहूँ तो आपके इस लेक्चर को बहुत लंबा भी खींच सकती हूँ, इस लेक्चर को हम 40 मिनट्स में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई आउटपुट नहीं आएगी। आखिर आप वीडियो कितनी देर तक देखेंगे? मैं चाहती हूँ कि आप मेरी एक वीडियो देखो 40 मिनट्स की जो बनती है, या 35-40 मिनट्स की, उसमें आपको मैक्सिमम कंटेंट पता चल जाए। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि ये बड़ी स्पीड से हो रहा है क्योंकि आप 10th क्लास से आए हैं तो समझ में नहीं आएगा, इसी वीडियो को आप 3 या 4 बार देखिएगा पहली बार, उसके बाद आपका माइंड सेट हो जाएगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। इसीलिए मैं इस टॉपिक को बहुत लंबा नहीं खींच रही हूँ। मैं चाहूँ तो सेम यही टॉपिक 40 मिनट्स कंटिन्यू कर सकती हूँ, बट दिस इज योर टाइम ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके, सो दोबारा से देख लेते हैं। डाल्टन सेड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, एटम कैन नॉट बी ब्रोकन। थॉमसन कहते हैं ले मैंने तेरा एटम तोड़ दिया, उसमें तो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। गोल्डस्टीन कहता है हाँ प्रोटॉन भी है उसके अंदर, मीन्स तेरा एटम इनडिविजिबल नहीं है, आपके एटम में दो चीजें पाई गई हैं, और ऑफ कोर्स न्यूट्रल था तो दो पाई जानी है। तो डाल्टन सेड ओके, तुमने निकाल तो लिया, अब ये बताओ ये दोनों एटम में प्लेस्ड कैसे हैं? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम? थॉमसन सेड इट्स वेरी सिंपल। सी, थॉमसन ने एटम का अपना मॉडल दे दिया। उसने कहा जैसे वाटरमेलन होता है, प्लम पुडिंग होता है, रेजिन पुडिंग होता है, तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इसके मॉडल को हम क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। पुडिंग बेसिकली हलवा होता है, प्लम जो होता है आलू बुखारा होता है, रेजिन जी नहीं है, जो रेजिन है वो किशमिश होती है। अगर आप हलवे में किशमिश डाल दो, आई मीन रेजिन डाल दो, तो रेजिन रिप्रेजेंट द नेगेटिव चार्ज, टोटल हलवा आई मीन पुडिंग रिप्रेजेंट द पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही वाटरमेलन, वाटरमेलन जो सीड्स होते हैं उसको आप इलेक्ट्रॉन मान लो, और जो पल्प होता है रेड कलर का उसे आप प्रोटॉन मान लो या पॉजिटिव चार्ज। थॉमसन कहता है बड़ा आसान है, पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हुआ पड़ा है, और जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज वो उसके अंदर रखे हुए हैं, जैसे रेजिन पुडिंग में रखी होती है। ये उसने मॉडल का नाम दिया था। तो थॉमसन ने क्या बोला? द होल एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मीन्स पॉजिटिव चार्ज इज स्कैटर्ड इन होल एटम, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर स्पेस्ड इन इट जस्ट लाइक रेजिन इन पुडिंग और प्लम इन पुडिंग। ओके, अब कोई किसी के पास ऑप्शन ही नहीं थी ये ना मानने के सिवा, राइट। उसके बाद आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड क्या चाहते थे? रदरफोर्ड ये कंफर्म करना चाहते थे कि जो थॉमसन ने बोला क्या वो ठीक है, तो उसने अल्फा रे एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट। उसने अल्फा रेडिएशंस को यहां से एक स्लिट ली, ये गोल्ड का फॉइल लिया, पतली सी लेयर ले ली गोल्ड की। वो क्या देखना चाहता था? ये देखना चाहता था कि जो गोल्ड की फॉइल में एटम्स हैं वो उसके अंदर न्यूट्रॉन आई एम सॉरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे पड़े हुए हैं, राइट। उसने गोल्ड की फॉइल ली। अब गोल्ड ही क्यों लिया? जितना हैवी मेटल होगा उसकी फॉइल उतनी स्टेबल होगी। सो उसने यहाँ से अल्फा रेडिएशंस को पास कराया। अल्फा रेडिएशंस क्या होती हैं? हीलियम के न्यूक्लियाई को कहते हैं। वेल, हीलियम जानते हो, हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं। आप इन इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो, जो भी बचेगा उसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। मींस न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। इनके ऊपर अल्फा पार्टिकल का चार्ज देखो 2 होता है और मास कितना है 4, 2 और 4। इतना हेवी पार्टिकल है ये और इतना ज्यादा चार्ज है। उसने गोल्ड की फॉइल में से पास कर दिया। यहाँ पे उसने ZnS की स्क्रीन ले ली, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन का बेनिफिट क्या है? ये जो अल्फा रेडिएशंस जो है पार्टिकल जहां जहां उसको टकराएंगी ना वहां पे एक निशान पड़ जाएगा, सिंटिलेशन और स्पॉट कहते हैं उसको। वेल, जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो रदरफोर्ड ने क्या नोटिस किया? देखो इसकी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन क्या है। जैसे ही रदरफोर्ड ने अपना अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट किया, कैसे अल्फा रेज को उसने अलाउड किया टू पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, गोल्ड की फॉइल में से पास हो जाए
or made to fall on the zinc sulfide screen. What did he notice? He noticed 99.9% जो अल्फा रेज है they went straight, बिना मुड़े सीधी चली गई हैं. They went straight. अब रदरफोर्ड सोचने लगा है ये कैसे हो गया, थॉमसन ने तो बोला एटम में पूरा पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, बट ये तो सीधी निकल गई है. इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी. इट इंडिकेट्स मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी. राइट. लो जी, पहली ऑब्जर्वेशन से जे थॉमसन का मॉडल फेल हो गया. ओके सो उसके बाद है अ फ्यू. कुछ अल्फा पार्टिकल यहां से डिफ्लेक्ट हो गई, जैसे जा रही हैं जाते जाते मुड़ गई. एक बात बताओ, जब कोई पॉजिटिव चार्ज जाते जाते सडनली मुड़ जाए तो आप क्या समझेंगे? इट मींस उसके रास्ते में एक पॉजिटिव चार्ज आया है. ओके, अ फ्यू शोड डिफ्लेक्शन. कुछ रेडिएशंस ने डिफ्लेक्शन शो करा. इससे इंडिकेट हुआ कि एटम में पॉजिटिव चार्ज भी पड़ा हुआ है, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एटम. ओके, कोई एक 20,000 में, अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है, 1 out of 20,000 केम बैक, मीन्स 20,000 अल्फा रेडिएशन में से एक अल्फा रेडिएशन वापस आ गई. इसका क्या मतलब है? जब कोई पॉजिटिव चार्ज टक्कर मार के किसी से वापस आ जाए तो समझ जाना कि वो जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, एटम के अंदर जिस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड है, हार्ड है, ऐसा लगता है कि पूरा मास उस जगह पे समाया हुआ है. सो व्हेन 1 out of 20,000 अल्फा पार्टिकल्स केम बैक, indicating that positively charged species is occupying a very small space, came back indicating that the positive charge occupied very small space. और इसी का नाम रदरफोर्ड ने रखा था न्यूक्लियस. सो हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? रदरफोर्ड. रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था. सी, when Rutherford did alpha scattering experiment, what did he notice when he applied these alpha particles on gold foil, then on the Z and S screen? Then he noticed that 99.9% alpha particles went straight, indicating most of the space in atom is empty. A few showed deflection, indicating that they have come across some positively charged species. Then 1 out of 20,000 when it came back, indicating that positive charge is occupying a very small space in atom and that is said to be nucleus. So इस एक्सपेरिमेंट ने थॉमसन के मॉडल को फेल कर दिया. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फेलियर ऑफ थॉमसन मॉडल, आप कहेंगे he could not explain Rutherford's अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. वो रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया और वो फेल हो गया. वेल, अब हमने रदरफोर्ड को पूछा आप ही बता दो कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है. ही सेड एटम इज मेड अप ऑफ, अब ये रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम है, रदरफोर्ड ने अपनी बात रखी. ही सेड एटम इज मेड अप ऑफ 2 parts, न्यूक्लियर एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर. अब ये न्यूक्लियर पार्ट क्या है? कहते हैं दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियर पार्ट इज न्यूक्लियस. सम पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज is present in center of atom occupying very small space, and it is indicated that whole of the mass of atom is concentrated here and this is said to be nucleus. And एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है? ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. He said in extra nuclear part electrons are revolving around the nucleus. What is nucleus? It is dense positively charged species present in center of the atom, indicating that the whole of the mass of the atom is concentrated here and it occupies very small space. कितना स्मॉल स्पेस? अगर हम स्ट्रक्चर आई मीन द साइज देखें, नॉट स्ट्रक्चर, साइज ऑफ एटम है दैट इज 10 to the power -10 मीटर की रेंज में होता है.
और जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में होता है। 1,00,000 गुना का फर्क है इसके बीच में। सोच लो कि न्यूक्लियस कितना छोटा है। इतने बड़े एटम में न्यूक्लियस यानी कि पूरा मास एटम एक छोटी सी जगह पे समाया हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? डाल्टन सेड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ atoms which cannot be broken, but J.J. Thomson broken it and discovered electron, and Goldstein discovered proton. Then Thomson gave the model which was not being explained by the Rutherford alpha scattering experiment. Then he gave the new model. He said atom has two parts, nuclear and extranuclear part, and electrons are revolving around the nucleus. चलो चैन आ गया, कम से कम एटम की स्ट्रक्चर तो पता चली। बट ये क्या, जैसी अपनी ये बात रखी फटाफट क्लार्क मैक्सवेल का ऑब्जेक्शन आ गया। वो कहते एक बात बताओ, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के चारों तरफ जब चक्कर काटता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्ट होके फाइनली उसके अंदर गिर जाएगा। तो एटम स्टेबल कहाँ से हुआ? He said whenever any charged particle revolves around the oppositely charged species, it is attracted towards it and electron will follow the spiral path and will fall into the nucleus. कितने टाइम में? Within 10⁻⁻8 सेकेंड। कहता है लो जी, तेरा इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर 10⁻⁻8 सेकेंड में गिर जाएगा। तो स्टेबिलिटी तो आपने एक्सप्लेन करी नहीं, आप ये कैसे पता चला आपको कि इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं गिरेगा? बेचारा रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन इट, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। चाहे वो एक्सप्लेन कर पाया या नहीं कर पाया, आज भी ये बात सच है कि बीच में न्यूक्लियस होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। क्या ये बहुत बड़ी सक्सेस नहीं थी? यस इट वॉज। ओके, अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक और आएगी, उसके होने से पहले हमें कुछ टर्म्स पढ़नी है। लेट अस सी वो कौन सी है। ओके, दीज टर्म्स आर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वो आपको स्टार्टिंग से पता है। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से और मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं A से। मान लो ये सिंबल है एटम का, तो ये Z है, ये A है। Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल है? A माइनस Z के इक्वल है। ओ, हमने न्यूट्रॉन की बात तो करी ही नहीं। यू नो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, किसी के माइंड में ही नहीं आया कि न्यूट्रॉन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एटम न्यूट्रल था, पॉजिटिव डिस्कवर हो गया, नेगेटिव डिस्कवर हो गया। आखिर इसकी डिस्कवरी इतनी देर से क्यों हुई और किसने की? इसकी डिस्कवरी की चैडविक ने। चैडविक ने क्या किया? इसने बेरिलियम 4 और 9 के ऊपर अल्फा पार्टिकल फॉल करा दिया, राइट? तब मास नंबर का इतना कॉन्सेप्ट नहीं पता था, उसको लगा कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, अल्फा का 2 होता है, दोनों मिलके कार्बन बना देंगे। तो उसने यही सोच के ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो कार्बन बना 6 और 12, राइट? लेकिन साथ में ना एक पार्टिकल और निकल जाता था। उसने जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया उसने क्या देखा? यार कार्बन तो बनता है लेकिन एक पार्टिकल बीच में से निकल जाता है। बहुत सारी स्टडीज के बाद पता चला ये पार्टिकल जो है ये न्यूट्रॉन है, जिसके ऊपर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी चैडविक ने 1932 में। और न्यूट्रॉन जो है इट इज न्यूट्रल स्पीशीज, नो चार्ज इट इज हैविंग, न्यूट्रल स्पीशीज है और मास लगभग इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। इसका मास प्रोटॉन के मास के लगभग इक्वल है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। मींस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का कितना है? 1.674 इंटू 10⁻⁻28 किलोग्राम और इसका होता है 1.672। ये इतना फर्क है, देख लो 0.002 का डिफरेंस है ओनली, इंटू 10⁻⁻28 किलोग्राम। इसका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम इसका मास होता है। ठीक है, सो ये A और Z
ये आपने पहले भी पढ़ा होगा. सपोज मैं आपके सामने एक एलिमेंट लिख देती हूँ, इसी को लिख देती हूँ, बेरिलियम 4 और 9. इफ आई आस्क यू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तुम कहोगे 4. हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर, 4. हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर, 9 minus 4 equal to 5. वेल, ये तो न्यूट्रल स्पीशीज है. अगर मैं आपसे कहूँ एक स्पीशीज है, उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर तो 18 है, लेकिन प्रोटॉन का नंबर 17 है. बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या है? तब हम इलेक्ट्रॉन पे रिलाय नहीं कर सकते. क्यों? प्रोटॉन का नंबर ही एक्चुअली एटॉमिक नंबर होता है. तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 आएगा. तो फिर इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा कैसे हो सकता है? अरे इसने एक इलेक्ट्रॉन बोरो करा हुआ है. जैसे अगर मैं आपसे कहूँ क्लोरीन नेगेटिव का मतलब क्या है? 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास अपने आप से थे, 1 इट हैज बोरोड, तो 18 हो गए. तो इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो हमेशा आपको एटॉमिक नंबर नहीं बताएगा. प्रोटॉन का नंबर ही आपको एटॉमिक नंबर देगा. अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा हो तो स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से कम हो तो समझ जाना कि उस स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. So this is atomic number, this is mass number. Number of neutrons is always equal to mass number, atomic mass number minus atomic number. Mass number minus atomic number से means A minus Z minus कर दो, you will get the number of neutrons. Now, next terms are isotopes. What are the isotopes? Isotopes have same atomic number but different mass number. देखो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं. These are the atoms of an element having same atomic number but different mass number. इन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स. आइसोटोप्स में बेसिकली किसका डिफरेंस होता है? देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 1 minus 1 0 है, 2 minus 1 1 है, और 3 minus 1 2 है. न्यूट्रॉन्स का नंबर ही बेसिकली इनमें डिफरेंट होता है. वेल, डिड यू नोटिस कि न्यूट्रॉन के बिना भी एटम अलाइव रह सकता है? देखो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, फिर भी वो अलाइव है. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, बट न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है. इसके बिना भी एटम एग्जिस्ट कर सकता है. So this is atomic number and this is mass number, isotopes. Then are isobars. Isobars क्या होते हैं? Isobars को समझने के लिए आप देखो कैल्शियम को ले लो और पोटाशियम को. 19 है, 20 है, दोनों का मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट. These are the atoms of different elements having different atomic numbers but same mass number. इसको हम कहते हैं आइसोबार्स. ओके, तो आइसोटोन्स क्या होता है? आइसोटोन्स होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, लाइक कैल्शियम एंड पोटेशियम, राइट? सी केयरफुली. Isotones are those which have atoms of different elements having different atomic numbers, different mass numbers, but the same number of neutrons. In both the cases, the number of neutrons are 20. इन्हें हम कहते हैं isotones. एक होता है isosters. Isosters क्या होता है? Isosters वो होते हैं जिसमें जैसे ये हैं दोनों different molecules but having the same number of atoms. इसमें भी 3 atoms है, इसमें भी 3 atoms है, compounds altogether different है. इन्हीं को हम कहते हैं isosters. फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप. ओके, एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ जितना अब तक किया, क्योंकि आप अभी क्लास 11th में हैं और 10th से आए हैं तो आपको बार बार समझाना पड़ता है. डाल्टन सेड दैट इन दिस वर्ल्ड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर. बट जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, Goldstein discovered proton, and Chadwick discovered neutron. The first structure of atom was given by Thomson model of atom. He gave plum pudding model, watermelon model, or raisin pudding model.
Okay, but that could not explain the Rutherford's alpha scattering experiment. Alpha scattering experiment says Rutherford gave its own model, means atom is having two parts, nuclear and extra nuclear part. Nucleus word was coined by Rutherford, but that was also failed because Clerk Maxwell made an objection that your electron is falling in the nucleus within 10 to the power 8 seconds. So your model is not good. Then came atomic number, mass number, isotopes, isotones, isobars and isostars. ओके, और हमने ये किया, इनके मास के ऊपर भी क्वेश्चन आता है. न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा प्रोटॉन से ज्यादा होता है, प्रोटॉन का थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है. अगर हम देखें 1/1837 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है. मींस एक प्रोटॉन के 1837 पीसीस कर दो, उसमें से एक पीस उठा लो, जितनी उसका मास होगा वही मास इलेक्ट्रॉन का होता है. तो इसका मास होता है न्यूट्रॉन का 1.674, थोड़ा सा ज्यादा होता है, इंटू 10 टू द पावर, सॉरी इट्स -27 नॉट 28, it is 10 to the power minus 20 kilogram and this is 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram. तो अब तक हमने क्या किया, दो मॉडल किए, एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड ऑल दैट किया. चलो अब अगली थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और उस थ्योरी के लिए हम लोग वॉल्यूम 2 में इसको डिस्कस करेंगे. Till then, revise this and bye bye.